मित्रों, सादर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम लोग कहानी के सिलसिले में बातचीत कर रहे थे और हमने इससे पहले हमारे अग्रज मित्र सत्यनारायण पटेल की जो कहानी थी पनही, जो कि ग्रामीण जीवन और ग्रामीण शब्दावली को महत्वपूर्ण स्थान देने वाली और जाति व्यवस्था के तमाम सवालों को उठाती हुई पनही कहानी पर बातचीत की थी। और अभी हम बातचीत करेंगे, राजेंद्र सजल जी हैं, उनका कहानी संग्रह है। ये उल्टा आ रहा है क्योंकि मैं इस कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसका नाम है रामलीला। इसमें उनकी एक कहानी है मास्टर माई। उसका मैं पाठ करूँगा। राजेंद्र हमारे साथ ही रहे हैं, हम लोग साथ में ही एमए में थे। बाद में वो चले आए थे और अब तो सरकारी नौकरी में है। और उनके कहाँ कहाँ लगातार कहानियाँ अब लिखने लगे हैं वो। ये 2022 में कहानी संग्रह आया था और उन्होंने मुझे भेजा था, लेकिन मैं उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ राजेंद्र भाई से कि मैं उनकी कविता या उनकी 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 पुस्तक पर कोई समीक्षा या कोई आलेख नहीं लिख पाया। तो मैं अभी फ़िलहाल तो उनकी कहानी पर वीडियो बनाऊँगा और फिर सारी कहानियाँ पढ़कर एक रिव्यू या समीक्षा की तरह लिख करके पत्र पत्रिका में भेजूँगा। जहाँ भी छपेगा वो कहीं के छप ही जाएगा। राजेंद्र का जीवन भी संघर्षों से भरा पड़ा रहा है और तमाम तरह की विपदाओं को पार करते हुए आज वो एक सम्मानजनक और एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उसकी उन्होंने कीमत चुकाई। हम अभी बात करेंगे उनकी कहानियों पर। और मैं ये बताना चाह रहा था कि किस प्रकार से जो ग्रामीण जीवन की जो कहानियाँ हैं वो किस तरह से रेणु को एक ख्याति मिली थी और रेणु ने उसको एक स्थान दिया था। हमारे प्रोफेसर सत्यनारायण जी बार बार कहते हैं कि मैं रेणु से ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि रेणु की जो शब्दावली है वो लोक की शब्दावली और रचनात्मकता में आती है। और वो कहते हैं कि मैं भी अपने लेखन में उस शब्दावली को लाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि इस जीवन के झंझावात में और महानगरी और सुख भोग की दुनिया में हम अपने उस जीवन की सरलता और उस लोक भाषा या अपनी भाषा से कहीं न कहीं एक हीनता का एहसास करते हैं, पता नहीं क्यों। अगर आई एम स्पीक इंग्लिश देन आई एम वेरी वेरी मॉडर्न। अगर मैं मेवाड़ी बोलता हूँ, अपनी लोक भाषा बोलता हूँ कि क्या कर रहा है रे भाई, क्या हाल चाल है, तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, इसका नॉलेज बहुत सिंपल है। तो राजेंद्र कहीं न कहीं रांगे राघव की जो परंपरा है, रांगे राघव भी राजस्थान की लोक जीवन की जो तमाम बातें हैं उन पर बहुत प्रभावशाली उनकी जो कहानी, प्रसिद्ध कहानी है गदल, आपने पढ़ी ही होगी। गदल कहानी हम सभी को पढ़नी चाहिए कि स्त्री का जीवन जो संघर्ष है, उसकी जो विपदाएं हैं, समाज उसे किस प्रकार से परेशान करता है और दुनिया कैसे उसके जीवन को देखती है, उन सारी चीज़ों को उसमें दर्ज किया है। और विजयदान देथा जी तो राजस्थानी के बहुत प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं, आप जानते ही हैं। उनकी कहानियां जितनी हम पढ़ेंगे देथा साहब को, उतना ही उस लोक जीवन को समझ पाएंगे। रेणु की तरह ही है वो। जैसे रेणु अपनी रचनात्मकता में सारी लोक भाषाएं, लोक जीवन लेकर आते हैं, वैसे ही देथा जी लेकर आते हैं। इधर हमारे साथी चरण सिंह पथी की कहानियों में ग्रामीण जीवन का बड़ा विस्तार से चित्रण हुआ है और उनकी तो कहानियों पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी है। अब तो वो बड़े स्टार राइटर हो चुके हैं भाई। इधर एक संदीप मिल जी हैं, वो भी लगातार इस प्रकार की कहानियां लिखते रहते हैं। उमा लिखती है, प्रेमचंद गांधी जी लिखते हैं और तमाम कहानीकार हैं, तमाम लेखक हैं। मैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ या मुझे ध्यान नहीं आ रहे। हेतु भारद्वाज जी ने बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां लिखी है। वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं, उनकी समझ बड़ी अच्छी है। और हमेशा कहते हैं ना कि मतलब हमें हमेशा हंसते रहने वाले होते हैं। जो शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मुस्कुराहट है ना, उसी की तरह हेतु भारद्वाज जी हैं। और 80 की उम्र ऊपर हो रहे हैं, लेकिन लगातार लिखते पढ़ते रहते हैं। पब्लिक इस पेपर पर आते हैं, बातचीत करते हैं, खुलकर बातचीत करते हैं। फिर कष्ट कल्पित जी, तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं अभी सभी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। अलग से हम बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाई जाए और उस पर बातचीत की जाए, कभी समय निकालेंगे। तो मैं ग्रामीण जीवन की जो कहानियां हैं, क्योंकि देखिए ग्रामीण जीवन लगातार अदृश्य होता जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो सो कॉल्ड लेखक बिरादरी है उसमें शहरी जीवन का एक उस तरह का डोमिनेंट है और पावर भी है, पोजीशन भी है, तमाम चीजें, कलात्मकता है, पैसा है, सारी चीजें उसमें काम करती है। तो वो एक अलग बहस का विषय है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं राजेंद्र भाई की कहानी
मास्टर माई पढ़ूंगा। और मैंने कहा ना कि ग्रामीण जीवन की कहानी, और इस कहानी को पढ़ करके मुझे उषा प्रेमवत की जो कहानी है ना, उषा प्रेमवत जी जो बहुत अग्रज लेखिका है, अब तो अमेरिका में रहती है, और उनकी जो कहानी है वापसी, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि एक परिवार का बूढ़ा रहता है किस प्रकार से, जब रिटायर्ड होने के बाद वापस, मतलब नौकरी पूरी करने के बाद वापस जब आता है घर पे, तो उसके लिए घर में जगह नहीं बची हुई। मतलब जिसने सारी उम्र घर को कमा के खिलाया, अब रिटायर्ड होने के बाद वो घर इतना छोटा है कि मतलब उसमें उसके लिए जगह नहीं है, उन घर वाले लोगों के पास उनके लिए टाइम नहीं है, तो वो वापस कहीं काम पे चले जाते हैं। तो जीवन की विडंबनाएं इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है और क्या क्या कर सकती है, उन सारी चीजों को भी हम समझ सकते हैं। तो हम जब साहित्यिक दुनिया या साहित्यिक बिरादरी में प्रवेश करते हैं, तो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजों को समझना होता है, बहुत सारी चीजों को जानना होता है। सिर्फ हवा हवाई दुनिया की बातों में न पढ़ करके हम जब तक जमीनी चीजों को समझेंगे, तभी हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, और वो समझना हमारा काम है। और पेशेंस, आत्मविश्वास, और कहते हैं ना कि एक सफलता के लिए आपको मेहनत लगती है, लेकिन सफल होने के बाद आपका एक कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो जब उन सारी चीज़ों की हम बात करते हैं, तो राजेंद्र भाई की कहानी इस तरह की चीज़ों की बात करती है। और मैं मास्टर माई कहानी का नाम है, मैं पूरी कहानी पढ़ूंगा, छोटी कहानी है, 2 ढाई पेज की कहानी है, क्योंकि मैंने छोटी कहानी ली ताकि हम बातचीत भी कर पाएं और समझ भी पाएं। और मैंने कहा ना कि लोक शब्दावली का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, और उनको तो वो तो अपनी कविता में भी इस प्रकार का इस्तेमाल लगातार करते रहते हैं। अब उनकी कविता संग्रह भी प्रकाशित हो रहे हैं लगातार, और लगातार वो कविताएं लिख भी रहे हैं। सोशल मीडिया का समय है, तो आप जानते ही हैं, चीज़ों को रीच आउट करना भी आसान है। बुढ़ापे में नींद कहाँ, बस आंख बीच कर पड़े रहो, कुरताले हाड़ों को सहलाते रहो, और अतीत की मोटी मोटी परतों को कुरेद कर सुख दुख के ढेलों से खेलते रहो। रोज की भांति उसकी आंखों में दिल्ली की तंग गलियां उभर आई, जहां वह पली बड़ी। जीवन के 16 बसंत इन्हीं गलियों में खेल कूद कर बीते, वे रंग तो बहुत पीछे छूट गए। राजा की आई, रानी कहला कहाई, तब की प्रभा आज मास्टर माई हो गई। उसका नाम क्या था, प्रभा था, वो मास्टर माई हो गई है। पर वे स्मृतियां आज भी जहन में उतनी ही ताजी है। देखिए हमारा समय क्या है कि हम स्मृतियों से बाहर होते जा रहे हैं। जो हमारे सर सत्यनारायण जी बार बार कहते हैं कि हम उन सारी स्मृतियों से बाहर होकर, हम स्मृति वीर पूरे खादर से खाली होती जा रही है हमारे समाज, मतलब मनुष्य की जो पीढ़ी है। स्मृति पटल पर कई दृश्य उभरते मिटते रहे, किंतु आज उनमें न तो पहले के रंग थे और न ही जीवंतता थी, सब बेरंग और थके हारे से। तो ये बात कितनी महत्वपूर्ण है, और शायद हम लोग महत्वपूर्ण बातें लगातार भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसे दिखावे और एक ढोंग के संसार में आ चुके हैं। वो उस पर हम अलग से बात करेंगे। आगे क्या है, केशव की कही बात उसके दिल दिमाग पर मकर जाल से चिपक गई थी। माँ, कल से तुम खेत पर रहना, वहां तुम्हें गर्मी में राहत भी मिलेगी और खेत की रखवाली भी हो जाएगी। केशव उसका बेटा है। बताने कि मतलब रिटायर्ड होने के बाद परिवार के लोग कैसे आप पर बिहेव करते हैं। तो इसका बेटा कहता है कि माँ तुम कल से खेत पे रहना, क्योंकि वहाँ फसल की रखवाली की भी तो जरूरत है हमें ना। इस पर बहू ने हंसते हुए कहा, हाँ वैसे भी इनको नींद तो आती नहीं, वहाँ रात भर जागने वाली ही तो चाहिए। इतने हल्के फुल्के अंदाज में कही गई थी कि होठों पर फीकी सी हंसी तैर गई। पति मास्टरी से रिटायर्ड हुआ तो उबड़ खाबड़ जमीन को सुधरा दिया। कहा था छोरा नौकरी न लगा लगा तो क्या जमीन सोना उगलती है, और ईश्वर की कृपा से पानी भी खूब है, कमा खाएगा जब तक हमें साथ लगे रहेंगे। ठीक है, माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है, जाहिर सी बात है। देखिए सब कुछ था, लेकिन क्या होता है कि वक्त वक्त की बात है। किंतु उनके भाग्य में लहलहाते खेत देखना बदा न था। अकेला आदमी कुआं खुदवाने में लगा रहा। कड़ी धूप में भाग दौड़ दौड़ करते करते खाट पे पड़ा, तो फिर कंधों पर ही उठा। यानी कि मास्टर माई के पति तो इस दुनिया से चले जाते हैं, और फिर रह जाती वो अकेली, और बेटा और बहू। अब वो लोग उसको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी। तो आगे क्या होता है,
केशव का मन खेती बाड़ी में नहीं था। बाप था तब कोई ऐब नहीं था। उसके जाते ही शान शौकत का भूत सवार हो गया। मतलब बाप था तो कुछ डर भी था, लेकिन अब तो बाप भी नहीं रहा। तो पैसा कौड़ी था पिता का, तो उसको पता नहीं कि जीवन संघर्ष क्या होता है। तो वो ऐश आराम में चला गया। देखिए, अचानक जब आदमी को कुछ मिलता है ना, बगैर मेहनत किए हुए, तो किस प्रकार से वो सब कुछ भूल चुका होता है। उसको इस बात का एहसास नहीं होता है कि संघर्ष क्या होता है, मेहनत क्या होती है, चीजों को कैसे अर्जित करना होता है, और वो उस दूसरी दुनिया में चला जाता है। तो केशव के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मन राजा का, कर्म कबाड़ी का। माँ का कहा इस कान सुनता उस कान निकाल देता। बहू नहीं थी पहले, चुप साधे रहती थी, अब बात बात पर बात में कहती तुम चुप रहो। इसने भी सब्र कर लिया, तेरा घर रीता चाहे भर। है ना, कि तारो घर है, चाहे तेरा घर है, चाहे तू रीता इसको खाली कर, चाहे इसको भर ले, तेरी मर्जी हो। लेकिन जब केशव ने कहा अब जमीन को यूं ही तो नहीं छोड़ सकते, किसी को साझे में दे देते हैं, क्योंकि उसका खेती का मन नहीं था ना, तो बोला किसी को दे देते हैं, करता रहेगा और आधा माल हमको दे देगा। तब बहुत बुरा लगा था। बोली खेती धनी सेती तो ही फूलती फलती है, कह सुनकर बीज डलवा दिया। उसने होले से करवट बदली, स्तब्ध वटवृक्ष पर चांदनी सर्द सी जमी हुई थी। वह उठ बैठी टहलती हुई चौक के बीच पुराने कुएं तक गई। थोड़ी देर इधर उधर घूमकर सीढ़ियों पर बैठ गई। पीछे किसी स्त्री का कांपता हुआ स्वर कानों में पड़ा, क कौन? मैं हूँ, डर मत मास्टर माई। हाँ। स्त्री उसके पास खड़ी हुई बोली, मैं तो डर गई थी। क्यों, मैं कोई भूतनी हूँ? अरे नहीं माई, तू तो देवी है। आज न छुड़वाती तो मेरे हाड़ ही तोड़ देता। वह उसके पास बैठ गई। कुछ क्षण ओढ़नी के पल्लू से हवा झलने के बाद बोली, आज बड़ी गर्मी है माई। हाँ सुकड़ी, पर तुझे क्या, तुझे तो हवा जलने वाला है, कहकर वह हंसने लगी। सुकड़ी दीर्घ सांस छोड़कर बोली, हाँ माई, रोज हवा खाती हूँ। बावली हंसी, ठट्टे की बात का बुरा नहीं मानती माई, पर एक बात बताऊं, बच्चों की तरफ देखती हूँ नहीं तो। अबे जो दूसरी स्त्री है, उसका पति उसको मारता पीटता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, बेचारी परेशान है। तो आज ये उसको बचा के लेके आ गई, तो बोल रही कि मेरे बच्चे हैं इसलिए सब कुछ देखना पड़ता, नहीं तो मैं कब की कुएं में कूद मरती या अपना जीवन लीला ही खत्म कर देती। लेकिन फिर वो समझा रही है उसको। चुप जो ऐसी वैसी सोचा तो उसने सुकड़ी को डांटते हुए कहा, देख लेना माई, मेरी औलाद को बड़ा हो जाने दे, वो ठूडे लगवाऊंगी कि। बस बस रहने दे, औलाद किसी की नहीं, बुढ़ापे में यही। बच्चे के होने की आवाज सुनकर सुकड़ी उठकर चली गई। बच्चा रो रहा था ना अंदर। उसने अपने सूने आंगन को देखा। बेटियां थी तब कितनी चहल पहल रहती थी, एक एक कर सब चली गई, अब कोई नहीं आती। आए भी कैसे जब कोई दो मीठे बोल बोलने वाला ही नहीं। कभी आती भी है तो खड़ी खड़ी ही चली जाती है। मैं अपने मन की बात शुरू करूं तो बहू टन टन करती हुई 10 चक्कर लगा जाती है। ऐसे में भला कौन रुके। जब वे थे आंगन में कोई न कोई मेहमान मेहमान जरूर होता था। पास पड़ोस वालों के रिश्तेदार भी उनके कम यहाँ ज्यादा रुकते थे। दिन आवभगत में ही गुजरता था। आवभगत मतलब मेहमान का सम्मान करना, खाना पिलाना, उसका अच्छे बोलना, उसको रिस्पेक्ट देना। भाई, आप जब किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपके पास क्यों आएगा वो? तो यही बात है। अब कोई नहीं आता, सब जानते हैं जिस घर पर मान सम्मान, उस घर जाना नहीं। केशव भी उसी के रंग में रंग गया। कितनी बार बोली, बेटा बोल, भलाई ही आदमी का असली धन है। यानी कि अच्छा बोलने से ही आपका व्यवहार बना रहता है। अगर आप मतलब अच्छा व्यवहार नहीं रखेंगे, गाली गलौज करना, धुतकारना, रिस्पेक्ट न करना, तो फिर आपके पास कौन आएगा? बैठे बैठे कमर में दर्द होने लगा। वह थोड़ी सीधी हुई, किंतु केशव घर में टिकता भी कहाँ है। वह भी नहीं, मेरा केशव ऐसा नहीं है। मैं भी क्या क्या सोचती हूँ। मैं यहाँ पड़ी पड़ी करती ही क्या हूँ। वहां रहूंगी तो खेत की चिंता नहीं रहेगी। दाने घर में आएंगे तो किसी बनिए बकाल का मुंह नहीं तकना पड़ेगा। फिर अपने हाथों से अपनी जमीन में पैदा किए अनाज का स्वाद ही और होता है। बहू का क्या, जो मुंह में आया बक देती है। अभी दुनियादारी देखी ही कहाँ है। धीरे धीरे सब लक्षण आ जाएंगे, सब समझ जाएगी।
तो ये कह रही कि मतलब अभी तो ये भी लड़की हो, ज़्यादा समझदार नहीं है, तो मैं भी खेत पे रहूंगी तो अच्छा है, तो दोनों काम हो जाएंगे, मतलब अच्छा सोच रही है वो। सुबह होते ही वह खेत की तरफ चल दी। केशव भर की दूरी, कोस भर की दूरी, बूढ़ा शरीर, आंखों में जुमता खेत, पाँव में पाँव। आज फुर्ती आ गई, उतावली उतावली गांव के बाहर निकली तो खेत शुरू हो गए। खेतों के बीच से गुजरते हुए मन हर्षित हो उठा। उजली हरियाली की पाते बिछी थी, कहीं घर, कहीं घास फूस की झोपड़ियां थी तो कहीं कच्चे घर, कुछ ने तो घर गृहस्थी वहीं बसा रखी थी। वह अपने खेत पर पहुंची, मूंग मोट के अंकुर निकल आए थे। वह खेजड़ी की ठंडी छांव में बैठकर निहारती रही। सुबह के ताजा ताजा हवा के झोंकों ने और हरियाली ने तन मन की थकान मिटा दी। देखिए प्रकृति के साथ रहने का कितना फायदा है। हम दिन भर बंद कमरों में रहते हैं, इसलिए हमें न जाने कितनी बीमारियां पकड़ लेती है। इसलिए लोग कहते हैं कि प्रकृति के साथ जाने की आवश्यकता है, और हमारी जीवन शैली कितनी बदल चुकी है, इससे अच्छी तरह से हम सब परिचित हैं। कुछ देर सुस्ता उठी और खेत के चक्कर लगा आई। अभी ढोर डांगर के निशान नहीं थे। वह खेत के बीच बनी झोपड़ी के पास आई। उसने देखा कि वह अधजड़े अधड़ने लगी, नहीं टूटने लगी है अब। पति पत्नी दोनों ने मिलकर बनाई थी। भीतर गई तो पुरानी गुदड़ी भी पड़ी थी। ऊपर से उजास छन छन कर आ रहा था। सोचा केशव आएगा तो बोलूंगी, एक दो कूचे काट कर ऊपर फैला देगा। वो गुदड़ी बिछा कर लेट गई। उसको पति की कई बातें याद हो आई। यहीं रहेंगे, एक भैंस ले आएंगे, तू उसे संभालना, मोट बाजरी को रोट पकाना मैं। क्योंकि पति तो नहीं थे, दुनिया से चले गए थे ना, अब उसको सारी बातें याद आ रही है कि वक्त जब बदलता है तो आदमी कहते नहीं कि कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, और कब राजा से वो रंक बन जाता है, शायद उसे भी इस बात का एहसास नहीं होता है। मास्टर माई, कौन मरना है? वोट बेटी, हाँ ले तेरा खाना आया है। केशव नहीं आया, वह शहर गया है, अपना कालू खाना लेकर आया है। अच्छा किया, वहाँ बातें बातें में रख दे, और मन्ना बेटा जरा कुएं से मटकी भर कर रख दे। मन्ना का पास खेत मन्ना का पास में ही खेत है, यही सब डेरा जमाए हुए हैं। दोनों लोग लुगाई खेती में रम गए। कौन रोज रोज की भागदौड़ करे, यही रहना, यही पकाना और खेती करना। घर पर माँ बाप और छोटा भाई है। बड़ी इच्छा है कि भाई पढ़ लिख कर पटवारी या थानेदार बने। वह पानी की मटकी रखकर चिड़िया उड़ाते हुए चला गया। वह बाहर आई तो देखा कोमल कोमल अंकुरों की चिड़िया चट कर रही है। वह हुर हुर करती हुई खेत में फिरती रही। जब थक गई झोपड़ी में लेटी तो बातों में चिथड़े में लेटी रोटियों को टकटकी लगाए सोचने लगी, केशव होता तो और अच्छा लगता, पर उसको फुर्सत कहाँ, गया होगा मेम साहिबा को लेकर। इधर फसल के साथ साथ खरपतवार भी उगने लगी। वह गोज निनाण भी करना है, मतलब उसको साफ करना, साफ सफाई करनी होती फसल की ना। उसने खुरपी उठा ली, सूरज चढ़ाया, ऊपर से आग बरसती थी, जान पड़ती थी, पर पता नहीं कौन सी शक्ति थी। खुरपी लेकर पुरुष ने बैठी और दोपहर होने पर ही उठी। फिर रोटियां खाकर शाम तक आराम करती रही। यह अब उसका रोज का काम हो गया। सुबह खुरपी लेकर निनाण को लगती और दोपहर तक लगी ही रहती। किसी न किसी के हाथों रोटियां आती रही। निनाण होते होते मुठ मोट मूंग मोट बेलड़ियां छूटने लगी। बाजरा बिंदाल भर हो गया। बस अब जरूरत थी तो पानी बरसने की और आवारा पशुओं, रोजड़ों से बचाने का काम बचा था। दिन को तो कोई खटका नहीं था, किंतु रात को कभी भी फसल चट कर जाने का डर था, इसलिए वह रात को जागती और दिन को नींद निकालती थी। देखिए उसको पता था जिम्मेदारी निर्वाह करना ना भाई, तो दिन भर सोती और रात को जगना था उसको, क्योंकि उसका यही काम था, रखवाली करना, तो यही करती थी बेचारी। एक दोपहर सो रही थी, बाहर आई तो लू के मतलब बहुत गर्मी का मौसम था, तो लू बहुत चल रही थी। उसने पल्लू से चेहरा ढक लिया, देखा फसल के पत्ते कुम्हलाकर झूलने लगे। बेलड़ियां हारी थकी सी पस्त पड़ी थी। यह सब देखकर उसका चेहरा मुरझा गया। उसने आसपास की तरफ देखा, बादलों के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। उसने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने आप से कहा, सब कुदरत की माया है, ये राजी तो मिनक जमारो सुधरे, रूठे तो
जिनावर भी भूखों मरे, मिनक झूठो हाय धाय कर तो फिरे, है ना। ये देखिए लोक की शब्दावली का इस्तेमाल किया कि जब ईश्वर की मेहरबानी तो सब कुछ अच्छा है, अगर उसकी कृपा नहीं है तो सब कुछ, क्योंकि पूरा रेगिस्तान का इलाका है ना, आपको पता है कि उधर बारिश बहुत कम होती है ना, तो फसलों और सारी फसल बारिश के ऊपर ही डिपेंड रहती है, तो इसलिए अक्सर अकाल पड़ जाता है उन इलाकों में। तो इसलिए कहते हैं ना कि तमाम आप देखते हैं कि मारवाड़ी लोग हिंदुस्तान से बाहर निकल गए, हिंदुस्तान की तमाम जगहों में चले गए, उसका कारण यही है कि वहाँ बारिश नहीं होती, तो फिर खाने कमाने के लिए आदमी बाहर निकल जाता है ना। टप टप आसमान में बूंदे गिरने लगी, बताशे जती जती बूंदे, हवा के हल्के हल्के झोंकों ने बूंदों को फुहारों में बदल दिया, मुरझाए पत्तों पर हरा उठे, फसल ने अंगड़ाई ली। यह सब देखकर उसका मन हर्षित हो उठा। ईश्वर को धन्यवाद देती हुई वह भीतर आ गई। पानी इकसार गिरता रहा और प्यासी धरती घट घट अमृत सा पीती रही। घड़ी भर बाद बरसात थम गई, किंतु बादलों के रेले आ जा रहे थे। शाम को तेज हवाएं चली और फिर बरसात शुरू हो गई। हवा ने झोपड़ी के छप्पर को और भी छितरा दिए। पानी टपकना शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम ही नहीं। उसने गुदड़ी समेट कर कोने में रख दी। जैसे जैसे रात होती गई पानी गिरना तेज होता गया। वह द्वार से झांक झांक कर देखती, किंतु अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बादलों की गर्जना, हवा की साए साए और पानी की छपाके। जब बिजली चमकी तब एक झलक मात्र दिखी। वह उसी झलक के लिए रास्ते की तरफ नजरें जमाए बिजली चमकने का इंतजार करती रही। बैठे बैठे उसको बदन में झुरझुरी सी महसूस हुई। वो गुदड़ी लपेट कर कोने में बैठ गई। थोड़ी गर्माहट मिली और आंखें लग गई, मतलब नींद आ गई, आंख लग गई उसको। टप गाल पर मोटा सा टपुकड़ा गिरा। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। शाह अंधेरा, बादलों की गड़गड़, बिजली की कड़कड़, पानी की झमाझम बदन को सीलन सी लगी। उसने गुदड़ी फेर कर फिर लपेट लिया। पेट की आग से समय का अंदाजा लगाया। रात बहुत हो चुकी थी। उसने सोचा आज कालू नहीं आएगा, बच्चा ही तो है। केशव नहीं नहीं, वह भी नहीं आए। अच्छा है एक रात भूखी रहने से कोई थोड़े मर थोड़ी जाऊंगी। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, न आए। फिर मन में ख्याल आया, नादान है कि रोटियां लेकर चल पड़ा। आजकल के छोरे डरते कहाँ हैं, आएगा तो ऐसी डांटूंगी कि सब बहादुरी निकल जाएगी। मास्टर माई विचार श्रृंखला टूट गई। मुन्ना की आवाज थी। बोली, भीतर आजा। माई, पूरी झोपड़ी में कीचड़ हो रहा है। वह भीतर प्रवेश करता हुआ बोला, हाँ, पानी भी तो कितना गिर रहा है, पर तू बारिश में क्यों यहाँ आया है? कालू नहीं आया ना, तेरे लिए रोटियां लाया हूँ, रहने देता सुबह खा लेती। अरे माई, हम खाकर सोए और तुम भूखी, भगवान को जवाब देना है। अरे तो पास बैटरी भी नहीं है, बैटरी तो लेकर आता, अंधेरे में ही दौड़ आया। अब क्या पता था कि बरसात आएगी। कल रात दादा घर गए थे, ले गए अपने साथ। वह टटोलता हुआ उसके पास पहुंचा, छूकर देखा गुदड़ी गीली थी। बोला, माई गुदड़ी भीग गई है, कैसे रात कटेगी, तू चल हमारी झोपड़ी में सो जा। वही वाली बात देखिए, पूछ की रात की कहानी को भी याद कीजिए। वहां पे क्या ठंड का मौसम है, यहाँ बारिश का मौसम है। उसकी दुर्दशा देखिए, यहाँ देखिए, वहां तो उसकी मजबूरी थी, उसके पास कुछ था नहीं बेचारे के पास, है ना। लेकिन यहाँ सब कुछ है, समृद्धि है, सुख है, सुविधाएं है। उसका पति नौकरी में था, पेंशन भी मिलती, लेकिन उसके पास क्या है? मतलब जब आपके पास सब कुछ हो, उसके बावजूद भी आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि नकार दिए जाएं, आपको आउटसाइडर बना दिया जाए, तब क्या स्थिति होती है? मतलब वो भी अपने ही लोगों के द्वारा, तब सबसे अधिक दुख होता है इंसान को। तो यह मास्टर माई की कुछ पीड़ा इसी तरह की पीड़ा है। हमारी झोपड़ी में सो जा, मन तो हुआ चल दे, फिर ख्याल आया केशव आया तो यहाँ न पाकर चिंता करेगा। वह बोली, नहीं नहीं, पानी मंदा हो रहा है, अभी थम जाएगा, तू चिंता न कर। मन्ना उसके हाथों में गरम गरम रोटियां रखते हुए बोला, इसमें चटनी भी है, खाकर आराम से सो जा। मन्ना, तू तो भीग गया होगा। नहीं, छतरी है। अच्छा, ठीक से जाना। वह चला गया। तभी छपाक से कुछ गिरने की आवाज आई और मन्ना जोर से आवाज देती हुई झट से उठकर बाहर लग गई। पांव फिसला और धड़ाम से गिर पड़ी। हाथों से रोटियां छिटक कर अंधेरे में कहीं खो गई। चोट लगी। वह जैसे तैसे उठकर कोने में गठरी सी
आ पड़ी। घड़ी भर बाद पानी गिरना बंद हुआ। बाहर पत्ता भी खड़कता, आंखें खोलती, कान लगाकर अंधेरे में टुकुर टुकुर देखती रहती, सोचती केशव, और फिर आंखें मूंद लेती। देखिए वो चला जाता और अंदर गिला था तो बेचारी गिर जाती है वो, और किस प्रकार से उसको चोट लगती है, लेकिन वहां को देखने वाला भी नहीं है। सुबह हो गई, उठी तो हाथ पैरों में टूटन और बाहें कुल्ले में हड्डी में दर्द का चटका हुआ। फिर भी बाहर आई और देखा, तेज धूप खिली हुई है, आसमान दर्पण सा साफ, खेत में कहीं कहीं पानी भरा हुआ है, फसल कहीं कहीं जमी पर बीज सी गई और पत्तों पर मिट्टी चढ़ी हुई है। वह होले होले से मिट्टी हटाती और पौधे को सीधा करती, बीच बीच में गर्दन ऊंची कर के रास्ते को देखती, सोचती केशव। देखिए जो बेटा था जिसके लिए सब कुछ किया, वो आज अपनी माई की सुध भी नहीं ले रहा है। कालू कलेवा ले आया, खाने का मन तो नहीं था, किंतु पापी पेट के आगे किसका जोर चलता है। उसने कोर तोड़कर मुंह में रखा और जैसे तैसे पानी की घुट के साथ गले उतारने लगी। मुश्किल से आधी रोटी खा पाई, बची हुई रोटियां बातों में रख दी। वो उदास और खिन्न मन से फिर फसल को बुलाने लगी। तन का दर्द मन के दर्द के नीचे दब गया। अच्छी बारिश, खिली धूप, कुछ ही दिनों फसल फूलों से लद गई। बाजरे की कलंगी उचक उचक कर एक दूसरे से ऊपर निकलने की होड़ करने लगी, पर उसका मुरझाया मन नहीं खिला। बस वह दिन रात खेत में चक्कर लगाती रही, जैसे बीहड़ में रास्ते की तलाश में भटक रही हो। एक दिन कालू ने आकर कहा, दादी आज तेरा खाना नहीं आया, चाचा ने घर पर बुलाया है। अब देखिए घर पर क्यों बुलाया गया, क्योंकि पेंशन आने वाली है ना भाई। उस समय तो ये सब ऑनलाइन नहीं था ना, अंगूठा लगने के बाद ही पैसा निकलता था। अब तो सारी चीजें टेक्निकल हो गई है, आप इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए आदमी को आपकी जरूरत होती तब वो कैसे आप पर बिहेव करता है, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत निकल जाती है तब वो कैसे बिहेव करता है। मतलब जमाना कितना स्वार्थी है, लोग मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, है ना। तो उस सारी चीज को समझने कहानीकार बड़ी शिद्दत से अभिव्यक्त कर रहा है यहाँ पर। उसे अचानक याद आया 10 तारीख, पेंशन का दिन। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान उभर आई। वो खेजड़ी के तने से पीट कर टिका कर बैठ गई और शून्य की को ताकती रही। रोजड़ों का झुंड खेत में घुस आया, उसके होठों पर वही मुस्कान चिपकी रही। अब वो हंस रही है, मतलब उसको एहसास हो गया कि मेरी मेरी औकात क्या है, मैं क्या चीज हूँ, मेरी जरूरत कहाँ है। इसलिए आज बेटे ने घर बुलाया, बाकी बोल रहा है कि माँ तुम खेत पर ही रहो। मतलब क्या विडंबना है और क्या जीवन की वास्तविकता और सच्चाई है। रोजड़ों को खेत चरते हुए देखते रही, तभी पीछे से केशव की आवाज आई, ढोर चर रहे हैं माँ और तू सो रही है। बेटा आ जाता, देखिए इतने दिन तो नहीं आया, आज आ गया बेटा माँ को ढूंढते हुए। देखिए लोग आपको कब ढूंढते हुए आते हैं, जब आपके पास कुछ हो, आप उसकी जरूरत बन जाए या उसकी कमजोरी बन जाए, तब ढूंढते हैं आपको। ऐसे ही एवं को ढूंढने नहीं आता आपको, कोई फोन नहीं करेगा आपको, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। आप न उसके लिए कहीं बाधक बन रहे हैं, न उसके लिए कहीं उपयोगी है, बस क्योंकि दुनिया बस उस तरफ देखती है। यही सच्चाई है। इस सच्चाई को जो जितनी जल्दी समझ आएगा, शायद जिंदगी को और अच्छे से समझ सकता है या समझ पाएगा वो। उसने पलट कर नहीं देखा। जब वह सामने आ खड़ा हुआ, वह उठी, मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। बोली, हाँ बेटा, ढोर ही चल रहे हैं और मैं सो रही हूँ। बोलती है, हाँ सही बोल रहा, तुम चल रहे हो, मैं सो रही हूँ। आवाज में धार इतनी तेज थी कि केशव का चेहरा फक पड़ गया। मतलब उस बेटे को अपनी औकात बता रही है वो, कि मैं सिर्फ तुम्हारे ढोर ढोर की रखवाली करने के लिए हूँ, और पैसा आता तभी हूँ, बाकी मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। आज तेरे को पेंशन का पैसा निकालना है, इसलिए तू खेत तक आ गया। बाकी बारिश हो रही है, सर्दी हो रही है, मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ, उन सारी चीजों से तेरा कोई वास्ता नहीं है। वो बस्ती की राह पर चल दी। केशव को लगा जैसे उसके पांव जमीन चिपक गए हों। बस वह उसको जाते हुए देखता रहा। माँ का ऐसा रूप उसने पहली बार देखा था। अब माँ ढोर डांगर को छोड़ के अपना घर जा रही, बोली तू अपना देख भाई, तुझे मेरी कहाँ जरूरत है। तुझे सिर्फ मेरी वही जरूरत थी जहाँ तेरा काम था, बाकी तुझे मेरी आवश्यकता नहीं है। और तेरे पिता के मरने के बाद तुमने कभी पूछा मेरी कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं किस दुख से गुजर रही हूँ। तुम दोनों पति पत्नी वहां घर में मस्त हो,
या मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। क्यों? मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे तो मेरे पति की नौकरी से पेंशन मिलती है। तुम कमाओ, खाओ, अपना मस्त रहो। तो इस कहानी किस प्रकार से जो मास्टर माई की कहानी एक स्त्री की विडंबना की कहानी है। और वो जो नई पीढ़ी जो जिसको सब कुछ मैंने कहा ना कि मोहब्बत में मिल जाता है, उसको एहसास नहीं है कि पैसा कमाना, करियर बनाना कितना मुश्किल होता है, चीजों को अर्जित करना कितना संघर्ष भरा होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। और सजल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और हम ऐसे ही आपको नई नई कहानियों से, अच्छी अच्छी कहानियों से परिचित करवाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और पढ़ते लिखते रहिए और मस्त रहिए। और राजेंद्र भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो ऐसे ही कहानियां लिखते रहे, अच्छी अच्छी कहानियां, और साहित्य जगत को समृद्ध करते रहे। और हम पाठकों के लिए, पाठकों के मन को भी धन्य करते रहें, और अपने समय की जो नब्ज है, वास्तविकता है, उसका भी हमें एहसास करवाते रहें। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।